हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियोस से हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल में जो क्लास 10th में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसके बारे में। जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने लाइफ प्रोसेस जो ये चैप्टर है उसमें जो जो भी हेडिंग्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हमने एक आउटलाइन देखी थी कि कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक में हमने लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन के बारे में देखा था। फर्स्ट टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने सेकंड वीडियो में देखा था। उसके बाद अब न्यूट्रिशन में ही न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ये आएगा। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा न्यूट्रिशन का। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड चाहिए और तभी उनको एनर्जी मिलती है। फूड से ही उनको एनर्जी मिलती है और उसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी को फूड चाहिए। एनिमल के मामले में तो हम जानते हैं फूड बड़ी आसानी से हम फूड लेते हैं, या जो अदर एनिमल्स हमने पाल रखे होते हैं या जो वाइल्ड एनिमल है वो सब अपना अपना फूड लेते हैं, हम उनको फूड लेते हुए देखते हैं। लेकिन प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको हम फूड लेते हुए नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स फूड नहीं लेते हैं। प्लांट्स फूड लेते हैं और तभी उस फूड से ही उनको एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी वो अपनी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में वो एनर्जी यूज़ करते हैं जिससे उनकी लाइफ चलती है। अब जो एनिमल्स होते हैं वो तो फूड के लिए कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ भी उनको फूड इजीली अवेलेबल होता है। आप चाहे ह्यूमन के केस में देखें और चाहे अदर एनिमल्स के केस में देखें, आप एनिमल्स को देखते हैं कि उनको जहाँ भी फूड अवेलेबल होता है वहाँ पर वो अपना फूड मटेरियल ले लेते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक फूड की तलाश में, वो खाने की तलाश में अपना चला करते हैं। तो इस तरह से उनको फूड मिला करता है, चाहे वो हर्बीवोरस एनिमल हो चाहे कॉर्निवोरस एनिमल हो या ओमनीवोरस एनिमल हो। वो फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं और इससे उनको अपना फूड मटेरियल मिल जाता है। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता। प्लांट अपनी जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। प्लांट जहाँ रहते हैं वहीं पर वो रहते हैं और ऐसा नहीं है कि फूड की तलाश में वो कहीं जा सकते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं अपने लिए। एनिमल्स वगैरह जो होते हैं वो अदर से, किसी दूसरे से, किसी प्लांट से या किसी एनिमल से अपना फूड लेते हैं। लेकिन जो प्लांट होते हैं वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर, किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड नहीं करते, उससे अपना फूड मटेरियल नहीं लेते। वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं और इसके लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता। वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक चलना नहीं पड़ता फूड की तलाश में। तो वो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब ये बात आती है कि प्लांट्स अपना फूड खुद कैसे बनाते हैं। तो अगर इसमें जब ये बात आती है कि प्लांट्स अपना फूड खुद कैसे बनाते हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और क्योंकि प्लांट्स फूड के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं करते, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। और जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं, उनको हेट्रोट्रॉफ कहा जाता है। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना न्यूट्रिशन अपना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू ये बनता है? वो होता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि प्लांट जो होते हैं वो लाइट एनर्जी यूज करते हैं अपना फूड बनाने में। और उसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है? उसमें रॉ मटेरियल यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से उनको मिल जाता है और वाटर उनको सॉइल से मिल जाता है, रूट उनके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे फिर उनको वाटर मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ये उनके फूड के लिए रॉ मटेरियल हो गया। अब एनर्जी कहाँ से लेंगे? वो लाइट एनर्जी लेंगे जो कि सनलाइट से मिल जाती है। ये बनेगा कहाँ उनका फूड? ये बनेगा क्लोरोफिल में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है ग्रीन कलर का। तो उसी में जो आप क्लोरोप्लास्ट देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और वही जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करता है। तो इसीलिए चूंकि ये फूड का फॉर्मेशन या फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन भी कहा जाता है, प्लांट का किचन भी कहा जाता है। और जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का, उसी तरह से जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको सेल का किचन कहा जाता है या प्लांट का किचन कहा जाता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, वो एनिमल में नहीं पाया जाता। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और ये क्लोरोप्लास्ट में फिर फोटोसिंथेसिस होता है। सॉइल से उसने वाटर लिया, प्लांट के रूट ने सॉइल से वाटर लिया
और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू वो चला गया अंदर, और फिर वो जाकर के क्लोरोप्लास्ट में फिर फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट ये होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और वो ग्लूकोज जो होता है वो फिर एनर्जी के फॉर्म में वो यूज कर लेते हैं, और उसमें फिर जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होता है। मतलब ये बाई प्रोडक्ट मतलब ये कि वो प्लांट के किसी काम का नहीं रहता, वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होता है, जो कि बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अब कुछ ऑक्सीजन तो अंदर यूज भी कर लिया जाता है रिस्पिरेशन में, लेकिन वो ऑक्सीजन काफी निकलता है, ऑक्सीजन ज्यादा निकलता है, तो वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। तो अगर बात की जाए फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। आप देखते हैं CO2, ये इसके 6 मॉलिक्यूल लिए गए, प्लस वाटर जो कि H2O है, उसके भी 6 मॉलिक्यूल लिए गए। फिर लाइट एनर्जी ली सनलाइट से, और ये सब कुछ कहाँ हुआ? ये सब कुछ हुआ क्लोरोप्लास्ट में, या क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है तो आप कह लीजिए क्लोरोफिल में। फिर उसके बाद क्या हुआ? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। अब ग्लूकोज का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ग्लूकोज आप जानते हैं C6H12O6, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और फिर जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उसमें फिर आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन होता है O2, उसके 6 मॉलिक्यूल जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर या बाई प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि जब 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, 6 मॉलिक्यूल वाटर के लिए, और सनलाइट एनर्जी से फिर क्लोरोप्लास्ट में या क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस हुआ, तो उसमें ग्लूकोज बना। अब ये ग्लूकोज को क्या करता है? प्लांट फूड मटेरियल के तौर पर यूज करता है। और ग्लूकोज आप जानते हैं कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो फिर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ये पत्तियों में स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। और स्टार्च और ग्लूकोज ये बिलोंग करते हैं फूड की कैटेगरी को, जिसको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन हुआ। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये केमिकल एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो इस तरह से आपने देखा कि लाइट एनर्जी को प्लांट्स ने केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। उसने लाइट एनर्जी लिया और अब उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं कि वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो आप फोटोसिंथेसिस उसका आंसर देंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में यही हुआ कि प्लांट ने लाइट एनर्जी ली और उसको अब केमिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर दिया, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में चेंज कर दिया। अभी जो कार्बोहाइड्रेट या जो फूड है, इससे जो एनर्जी मिलती है, उसको प्लांट अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करता है और उसको स्टोर करके भी रखता है। और जब उसको स्टोर करके रखता है, फिर हम लोग जो फ्रूट्स या ग्रेन, जो भी प्लांट प्रोडक्ट जब हम लोग खाते हैं, तो फिर वो केमिकल एनर्जी हम लेते हैं और फिर रेस्पिरेशन में वो एनर्जी रिलीज होती है। फिर हम लोग उस एनर्जी को अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, या और भी जो हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, उन सब एक्टिविटीज में हम लोग उस एनर्जी को यूज करते हैं जो केमिकल एनर्जी प्लांट ने स्टोर करके रखी थी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, तो आपका ध्यान तुरंत फोटोसिंथेसिस की तरफ जाना चाहिए। और फोटोसिंथेसिस ही की वजह से जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब ये कि अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो हुआ, तो फोटोसिंथेसिस में कितने स्टेप्स हुए। जो फोटोसिंथेसिस में हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया और लाइट एनर्जी ली, फिर उससे फोटोसिंथेसिस हुआ जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ और ऑक्सीजन रिलीज हुआ बाई प्रोडक्ट के तौर पर। तो इसमें कितने स्टेप्स लगे प्लांट्स को इन सब कुछ करने में, तो हम इसमें देखते हैं तो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इनमें एक एक करके इन स्टेप्स को समझने की कोशिश करें, एक एक करके इन स्टेप्स की बात करें, तो जो फर्स्ट स्टेप आता है वो, जब हम इसमें फर्स्ट स्टेप देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि जो लाइट एनर्जी है उसका एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल होता है जो उसका एब्जॉर्प्शन करता है। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ कि लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। अब ये लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्लोरोफिल करता है, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। तो एक स्टेप तो ये हो गया। अगर दूसरे स्टेप की हम बात करें तो ये होता है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी होता है उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है? वो जो वाटर है, अब वाटर में हम जानते हैं कि H2O, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्प्लिटिंग हो जाती है, वो दोनों स्प्लिट कर दिए जाते हैं। किससे? लाइट एनर्जी के जरिए। लाइट एनर्जी के जरिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वाटर में, H2O हम जानते हैं, तो वो स्प्लिट कर दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं। ये सेकेंड स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप हुआ तो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ। अब जब लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, मिल गया उसको, तो अब उसने क्या किया कि जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्प्लिट कर दिया, उसको अलग कर दिया। अब अगर हम थर्ड स्टेप इसमें देखते हैं तो थर्ड स्टेप ये होता है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है बाय हाइड्रोजन, और इसका रिजल्ट क्या होता है? इससे ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, इसका फॉर्मेशन होता है, और ये एक केमिकल एनर्जी है। तो इस तरह से हमने देखा कि लाइट एनर्जी अब केमिकल एनर्जी में पूरी तरह से चेंज हो गई। मतलब ये कि लाइट एनर्जी जो सनलाइट से एनर्जी ली थी, वो अब क्या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में चेंज हो गई या ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो गई। तो इस तरह से जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये 3 स्टेप इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो तीनों स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं ये इमीडिएटली इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये तीनों स्टेप इमीडिएटली इन्वॉल्व नहीं होते। ये डिपेंड करता है प्लांट पर कि प्लांट कहाँ पाया जा रहा है और कैसा प्लांट है। ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन ये 3 स्टेप फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो जब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो कभी कभी ये आता है क्वेश्चन कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। कभी कभी ये आता है कि जो ऑटोट्रॉफ होते हैं उनकी लाइफ के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, उनके फूड के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो उन सभी में ये स्टेप्स आएंगे जो फोटोसिंथेसिस में जरूरी है। फोटोसिंथेसिस में एक तो जरूरी है सनलाइट, क्योंकि उसे लाइट एनर्जी लेनी है। दूसरा ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा ये है वाटर, और चौथा ये है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। इन सभी का होना जरूरी है, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगा, और इसके बगैर ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो चाहे आपसे पूछा जाए कि एक ऑटोट्रॉफ के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस चाहिए उसकी लाइफ के लिए, या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए, या फोटोसिंथेसिस के लिए, सबका आंसर यही होगा कि सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल चाहिए। तभी फिर फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, और तभी फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पॉसिबल हो पाएगा। तो ये सारी कंडीशंस जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा वाटर है। ये 2 फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल है। तो कभी इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल बताइए, तो आप उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड बताएंगे और एक वाटर बताएंगे। ये 2 फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल हो गए। और कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्लांट्स को कहां से मिलता है, जो वाटर होता है वो प्लांट्स को कहां से मिलता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्लांट को एटमॉस्फेयर से मिलता है, वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ये तो जो सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट के लिए ये एटमॉस्फेयर। और जो वाटर है वो आप जानते हैं कि सॉइल्स में जो वाटर होता है उसको प्लांट के रूट एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो रूट एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर वो जाइलम के थ्रू लीफ तक के पहुंचा दिए जाते हैं। फिर लीफ में जब फूड का फॉर्मेशन होता है, अभी आपने फोटोसिंथेसिस में देखा कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो जब फूड का फॉर्मेशन होता है वो फूड फिर फ्लोएम के थ्रू पूरी बॉडी में, पूरी प्लांट बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर तक के वाटर को ले जा सकता है, जबकि फ्लोएम नीचे ऊपर हर तरफ फूड को ले जा सकता है। फूड को ऊपर भी ले जा सकता है, फूड को नीचे भी ले जा सकता है, रूट तक के। तो जाइलम से जब वाटर जाएगा, वाटर के साथ साथ मिनरल जाएगा, तो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में वो जाएगा लीफ तक के, लीफ में फूड का फॉर्मेशन हुआ। अब फूड फ्लोएम के थ्रू पूरी बॉडी में जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में हर तरफ जा सकता है। अब यहाँ पर 2 बातें हुई। एक तो ये हुआ कि वाटर प्लांट के लिए कहां से अवेलेबल होता है, तो वो सॉइल से अवेलेबल होता है। बाहर जो भी वाटर पाया जाएगा कि बारिश हो रही है और जो भी वाटर वेपर है, तो वो प्लांट के लिए कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि लीफ के थ्रू या प्लांट के किसी और पार्ट के थ्रू प्लांट के अंदर वाटर चला जाएगा, या स्टोमेटा के थ्रू वाटर चला जाएगा। तो वाटर सिर्फ रूट के थ्रू जाएगा। तो वाटर अगर कहां से प्लांट लेता है, तो रूट के थ्रू लेता है, सॉइल में जो वाटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलता है। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, तो इसका एक सोर्स और हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तो ये होता है कि जो प्लांट है वो एटमॉस्फेयर से लेता है। दूसरा ये होता है कि हम जानते हैं कि जब रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, चाहे एनिमल में हो चाहे प्लांट में हो,
प्लांट में भी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें प्लांट ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। तो प्लांट, और ये रेस्पिरेशन दिन में भी होता है, रात में भी होता है। तो रेस्पिरेशन जब होता है, मान लेते हैं हम कि रेस्पिरेशन दिन में हो रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब प्लांट में रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर ही वो यूज कर देता है प्लांट फोटोसिंथेसिस में। तो इसलिए दिन में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो दिन में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है। इसलिए जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करता है, बल्कि वो अंदर ही जाकर के फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। जिस तरह से फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो बाहर से भी लेता है, एटमॉस्फेयर से भी लेता है, और जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो भी लेता है। क्योंकि रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला उसने वो अंदर ही फोटोसिंथेसिस में यूज किया, लेकिन वो उतना उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उतना एनफ नहीं है, उतना उसके लिए काफी नहीं है। तो और उसको जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है तो वो कहां से लेगा? बाहर से लेगा। तो इसलिए प्लांट्स जो होते हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन को उसने रिलीज किया। अब जब ऑक्सीजन निकलता है फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट के तौर पर, उस ऑक्सीजन को प्लांट अंदर भी यूज कर लेता है रेस्पिरेशन में, लेकिन वो ऑक्सीजन इतना ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है कि वो अंदर रेस्पिरेशन में तो यूज करता ही करता है और उसको बाहर भी रिलीज कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये होता है कि प्लांट्स दिन में तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगते हैं। दिन में तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन वो रात में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने लगते हैं, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता और रात में रेस्पिरेशन चला करता है, और रेस्पिरेशन के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो अब रेस्पिरेशन के लिए रात में जब उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो अब फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है जिससे ऑक्सीजन निकलेगा और वो अंदर ही अंदर ले लेंगे और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब उनको रात में रेस्पिरेशन के लिए बाहर से ऑक्सीजन लेना होता है, और उस ऑक्सीजन को जब वो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं तो फिर रेस्पिरेशन का रिजल्ट ये होता है कि उसका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड अब रात में तो फोटोसिंथेसिस में यूज होना नहीं, इसलिए वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से यही वजह होती है कि प्लांट्स जो होते हैं वो दिन में तो ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन रात में इसका उल्टा हो जाता है कि रात में प्लांट भी ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं। लेकिन यहां पर जो बात हो रही थी, यहां पर बात ये हो रही थी कि कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उसका सोर्स क्या होता है, प्लांट कहां से लेता है? तो वाटर वो सॉइल से लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एटमॉस्फेयर से लेता है। ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां होता है? तो आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल का एक अंग है जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही क्लोरोप्लास्ट भी ग्रीन कलर का दिखता है। तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ही सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस में उस एनर्जी को यूज किया जाता है। तो जो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, या आप क्लोरोफिल अगर ऑप्शन है तो क्लोरोफिल में होता है। लाइट एनर्जी को कौन ट्रैप करता है? तो क्लोरोफिल ट्रैप करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में या शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के आप देख सकते हैं, मिल जाते हैं कई बार। तो इस तरह से न्यूट्रिशन इन प्लांट ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल। जब न्यूट्रिशन इन एनिमल ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपका जो फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन, वो कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर फर्स्ट वीडियो इसका देख लेंगे तो जो लाइफ प्रोसेसेस है तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो पूरे टॉपिक की जब आउटलाइन आपको समझ में आ जाएगी पूरे चैप्टर की कि कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक था वो न्यूट्रिशन था, और न्यूट्रिशन में ही हमने जो सेकेंड वीडियो न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया है जिसमें हमने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी डिस्कस किया था। फिर उसके बाद ये थर्ड वीडियो है जिसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट डिस्कस किया है। अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम न्यूट्रिशन इन एनिमल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको किसी तरह की कहीं कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।